बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 10 अप्रैल 2022 वो दिन जब एक साजिश के जरिए इमरान खान की हुकूमत को घर भेज दिया गया। इमरान खान के इल्म में था कि उनके खिलाफ साजिशें शुरू हो चुकी हैं और तहरीक अदम एतमाद पेश की जा रही है, जिसमें पूरी तरह से जनरल बाजवा मुलविस थे और उनका साथ दे रहे थे पाकिस्तान नमरूद लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट या मजबूर कौमी मूवमेंट, और इसके अलावा ज़ाहिर है बाप पार्टी। इमरान खान के इल्म में था कि उनके खिलाफ साजिशें हो रही हैं और उनकी हुकूमत गिरा दी गई। इमरान खान को जिस बात की तवक्को हरगिज़ नहीं थी वो ये कि उनके खिलाफ, उनकी हुकूमत के गिराए जाने के खिलाफ जो पहला मुजाहरा होगा वो KPK में नहीं, लाहौर में नहीं, बल्कि कराची में होगा। जी हाँ, जैसे ही इमरान खान की हुकूमत गिराई गई, पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में लोग सड़कों पर निकल आए और ये बात बहुत से लोगों के लिए, बहुत से तजियाकारों के लिए भी इंतहाई हैरान कुन थी। इमरान खान ने खुद बाद में टीवी इंटरव्यूज में बताया कि वो अपनी अहलिया के साथ बैठे हुए टेलीविजन देख रहे थे, उनके वहम गुमान में भी नहीं था कि लोग इतनी बड़ी तादाद में कराची में निकलेंगे उनकी हुकूमत गिराए जाने के खिलाफ, क्योंकि पाकिस्तान में हमेशा से ये वतीरा रहा है कि जब कोई हुकूमत गिराई जाती है तो लोग खुशियां मनाते हैं, मिठाइयां बांटते हैं। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले भी बताया है कि जब नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उल्टा था मुशर्रफ ने, तो लाहौर में मिठाइयां ख़त्म हो गई थी दुकानों पर, इतनी लोगों ने खुशी मनाई थी। इससे पहले भी जितनी हुकूमतें भी घर भेजी गई हैं लोग खुशियां मनाते थे, लेकिन इमरान खान की हुकूमत जो कि उस वक्त इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं थी, उसके बावजूद जब इमरान खान की हुकूमत गिराई गई तो कराची में उसके खिलाफ मुजाहरा हुआ। और उस मुजाहरे की सबसे अहम बात यह थी कि ये मुजाहरा उन इलाक़ों में हुआ जिन्हें पॉश एरियाज कहा जाता है, जहाँ के रहने वालों को मम्मी डैडी क्राउड कहा जाता है, जिन्हें बर्गर फैमिलीज कहा जाता है, जिनका मजाक खुद कराची में रहने वाले लोग उड़ाते हैं कि ये लोग तो इंतहाई लाताल्लुक़ रहते हैं लोग, इनका तो पाकिस्तान की सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये छुट्टियां गुजारने के लिए बैरून मुल्क चले जाते हैं, इनके तो कोई स्टेक्स ही नहीं है। लेकिन हैरान कुन तौर पर वो लोग इमरान खान की हुकूमत के गिराए जाने के खिलाफ एहतजाज के तौर पर निकले और इसी से इमरान खान की इतनी हौसला अफजाई हुई कि उन्होंने एक मज़ाहमत का रास्ता अपनाया, और वो मज़ाहमत का रास्ता अपनाया बॉस जो आज तक चल रहा है। इसलिए इमरान खान की हुकूमत के गिराए जाने के खिलाफ जो मुजाहरा हुआ और उसके बाद इमरान खान ने जो तहरीक शुरू की, उसमें कराची को हरगिज नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और आज हम कराची की बात इसलिए कर रहे हैं कि सुहेल आफरीदी आज कराची पहुंच रहे हैं। जी हाँ, सुहेल आफरीदी ने जो स्ट्रीट मूवमेंट शुरू की है उसमें वो दूसरे मरहले में अब कराची पहुंच रहे हैं। आप जानते हैं कि उनका पंजाब का दौरा इंतहाई कामयाब रहा, पंजाब में हुकूमत पंजाब की कांपें टांग गई थी और उसके बाद सुहेल आफरीदी ने ऐलान किया था कि वो कराची पहुंचेंगे। उन्होंने कराची पहुंचने में एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत पूरी तरह से उनसे ताउन कर रही है। जी हाँ, उन्हें अब मज़ार कायद पर जलसा करने की इजाज़त भी मिल गई है, जो कि एक बहुत अहम बात है। आप बिल्कुल वाज़ेह तौर पर फ़र्क देख सकते हैं कि किस तरह से नमरूद लीग ने सुहेल आफरीदी का रास्ता रोकने की कोशिश की, जबकि पीपल्स पार्टी पूरी तरह से, जिसे कहते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा उनसे ताउन कर रही है। और इसमें मैंने जब पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों से मेरी बात हुई, मैंने ऑफ द रिकॉर्ड उनसे जानने की कोशिश की। ज़ाहिर है कि मैं यहाँ नाम नहीं बताऊंगा, कोट नहीं कर सकता मैं नाम, क्योंकि मुझे इजाज़त नहीं है, लेकिन मैंने उनसे जानने की कोशिश की कि इतना मुख्तलिफ रवैया क्यों है। आप दोनों ही इस्टेब्लिशमेंट के मरहून मिन्नत है। और देखिए, ये बात प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस में नून लीग वाले खुद भी कहते हैं और पीपल्स पार्टी वाले भी कहते हैं कि वोट तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिला था, वोट तो इमरान खान का है। तो मैंने कुछ लोगों से, पीपल्स पार्टी के ज़ाहिर लोगों से हमारी बातचीत हो जाती है, बतौर सहाफ़ी राब्ता है, तो उन्होंने कहा कि जरदारी साहब ये साबित करना चाहते हैं कि वो सचमुच में एक डील मेकर हैं, वो मसालिहत का रास्ता निकालना जानते हैं और वो इस्टेब्लिशमेंट को ये पैगाम देना चाह रहे हैं कि अगर मुस्तकबिल में ज़रूरत पड़ी तो वो PTI के साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप बना सकते हैं। जी हाँ, इसलिए सिंध की हुकूमत वो हरकतें नहीं कर रही जो पंजाब की हुकूमत ने की। उन्होंने कहा, हम ये मैसेज नहीं देना चाहते कि द कंट्री इज टू स्मॉल फॉर टू ऑफ अस, यानी कि ऐसा नहीं है कि एक दूसरे के लिए हम बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त हैं। उन्होंने कहा कि अगर हम हमारी नून लीग से एक ज़माने में बहुत ज़बरदस्त
سیاسی مخالفت تھی, تقریباً دشمنی تھی. آپ کو یاد ہوگا 90 کی دہائی میں پاکستان پیپلز پارٹی اور نمرود لیگ کے درمیان. انہوں نے کہا کہ اگر ہم نون لیگ کے ساتھ مل کر چل سکتے ہیں تو ہم پی ٹی آئی کے ساتھ بھی چل سکتے ہیں, اور ہم یہی میسج دینا چاہتے ہیں ان لوگوں کو جو فیصلہ ساز ہیں. اور آپ جانتے ہیں باس کہ فیصلے کہاں ہوتے ہیں. تو پیپلز پارٹی یہ کھیل کھیل رہی ہے. نمرود لیگ کو شاید بہت دیر ہو جائے جب تک بات سمجھ میں آئے, لیکن وہ یہ پیغام اصل میں پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو دے رہے ہیں. اور میری جن لوگوں سے بات ہوئی پاکستان پیپلز پارٹی کے, ان کا کہنا ہے کہ ہم نے باقاعدہ طور پر کہا ہے, ہم نے یہ میسج پہنچایا ہے کہ دیکھیے ہماری ایک ورکنگ ریلیشن شپ پاکستان تحریک انصاف سے بن سکتی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم عمران خان کا ذکر نہیں کر رہے, کیونکہ ہمارے علم میں ہے کہ عمران خان کے لیے شاید ابھی اتنا نرم گوشہ نہ ہو, لیکن ہم پاکستان تحریک انصاف کی بات کر رہے ہیں. اس لیے آپ کو پاکستان تحریک انصاف یا سہیل آفریدی کے دورہ کراچی میں ایک مختلف ماحول ملے گا, اس سے مختلف جو کہ آپ کو پنجاب میں نظر آیا تھا. تو پاکستان پیپلز پارٹی ظاہر ہے یہ گیم کھیل رہی ہے. نمرود لیگ تو آپ جانتے ہیں کہ کیا کر رہی ہے. انہوں نے پنجاب میں اپنی جو فسطائیت ہے وہ جاری رکھی ہوئی, لیکن اس دوران ایک کام ہوا ہے, وہ یہ کہ جو کراچی چیمبر آف کامرس ہے انہیں انویٹیشن دیا گیا تھا, وہاں سے انہوں نے انویٹیشن دیا تھا سہیل آفریدی کو, لیکن وہ انویٹیشن جو ہے وہ ایک بریگیڈیئر صاحب نے ودرا کر لیا. اب آپ سوچئے کہ جسے کہتے ہیں کہ ہر جگہ ایک نہ ایک بریگیڈیئر صاحب موجود ہوتے ہیں. تو ایک بریگیڈیئر صاحب ہے, یہ آپ کو میں ابھی ہم اسکرین پر دکھاتے ہیں کہ انہوں نے یہ انویٹیشن جو ہے وہ واپس لے لیا ہے. کراچی چیمبر آف کامرس میں سہیل آفریدی کو خطاب کے لیے دعوت دی گئی تھی, لیکن پھر انہیں یہ خط لکھا گیا اور یہ کہا گیا کہ یہ بریگیڈیئر افتخار صاحب ہیں یہ, اور یہ سیکرٹری جنرل ہیں کراچی چیمبر آف کامرس کے, اور انہوں نے دا فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس انڈسٹری انہوں نے یہ جو سہیل آفریدی کو جو دعوت نامہ بھیجا گیا تھا انہوں نے اس تقریب کو منسوخ ہی کرنے کا اعلان کر دیا. تو بریگیڈیئر صاحب کا یہ جو خط ہے اس پر بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر, کیونکہ اگر سہیل آفریدی کو بلا لیا جاتا, وہ چیمبر آف کامرس سے خطاب کر لیتے تو ظاہر ہے اس میں کوئی پرابلم نہیں تھی, لیکن ظاہر ہے کہ نظر آ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کو کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی تکلیف ضرور ہے. ٹھیک ہے, لیکن عمومی طور پر پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ بہت اچھی خبر ہے کہ ان کا دورہ کراچی بہت زور و شور سے اس کی تیاریاں جاری ہیں, اور میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ سہیل آفریدی کا دورہ کراچی پاکستان کی سیاست میں ایک ارتعاش پیدا کر دے گا. بہت زبردست ان کا دورہ ہوگا. اب لاہور دیکھیے, انہوں نے انتہا کر دی ہے, ظلم ستم جبر سنگدلی کی انہوں نے انتہا کر دی ہے. ایک صاحب ہیں, ان کی 4 بیٹیوں کا وہ باپ تھا, اس کے گھر پر پولیس نے ریڈ کیا اور اس وجہ سے ان کی موت واقع ہو گئی دل کا دورہ پڑنے سے. عالیہ حمزہ جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی آپ کو پتہ ہے بہت سرکردہ لیڈر ہیں پنجاب میں, انہوں نے تو باقاعدہ اسے پولیس تشدد کہا, اور انہوں نے کہا ہے کہ پولیس والے اب لاش بھی نہیں دے رہے. انہوں نے اس کو جو ہے وہ پورے علاقے کو سیل کر دیا, آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی اسکرین پر, اور عالیہ حمزہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اب وہ ڈیڈ باڈی تک نہیں دے رہے. دیکھیے مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ان لوگوں کے ذہنوں میں کیا ہے, یہ کیا سوچ رہے ہیں یہ لوگ کہ کتنے ستم ڈھائیں گے, اور پھر اس کی جواب دہی انہیں کرنی پڑے گی. آج نمرود لیگ اگر بیٹھی ہوئی حکومت میں وہ سمجھ رہی ہے کہ کبھی اس پر برا وقت نہیں آئے گا. دیکھیے آپ جتنی بھی زیادتیاں کر رہے ہیں کبھی نہ کبھی آپ کو اس کی جواب دہی آپ سے ہوگی, آج نہیں تو کل. خون پھر خون ہے, دیکھیے خون ہمیشہ رنگ لاتا ہے. آج آپ کے ہاتھوں سے جو مظالم ہو رہے ہیں اس کا آپ کو کوئی نہ کوئی اس کی مکافات آپ کو چکانی پڑے گی. ایک اور انہوں نے جو حرکت کی وہ یہ کہ لوگوں کو نماز نہیں پڑھنے دے رہے, یہ خوف کے مارے انہوں نے مساجد کے راستے بند کر دی. یہ ایک صاحب کی میں آپ کو شارٹ سنواتا ہوں, دیکھیے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انہوں نے مساجد کے راستے بند کر دیے, اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہاں پر یہ لوگ جمع کیوں ہو رہے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے یہ پاکستان جو تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے اس کے تحت یہ لوگ لاہور پہنچے ہیں, زمان پارک ان کو جانا ہے. لیکن اتنا خوف ہے مریم نواز کو لوگوں کے آنے کا کہ انہوں نے مساجد کے راستے تک بند کر دی. ایک صاحب سنیے کہ یہ مسجد بند کیے جانے کے بارے میں کیا بات کر رہے ہیں. لوگوں کو نماز تک پڑھنے نہیں دیا گیا. بالکل جہاں پہ ہم نماز کے لیے رکے عصر کو مغرب کو ہمیں نماز تک پڑھنے نہیں دیا گیا. یہ ہے پنجاب حکومت کی ووٹ کو عزت دو کا اصل چہرہ. تو آج ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی.
हम किसी के साथ ये नहीं करेंगे। लेकिन इस मुल्क सुना आपने। और ये लोग पाकिस्तान जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के लोग हैं, उन्होंने स्ट्रीट मूवमेंट शुरू की। उस सिलसिले में वो इस्लामाबाद से लाहौर पहुंचे और उनका मकसद क्या है? वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि 8 फरवरी को हड़ताल की जाए। हड़ताल से मुराद ये है कि वो ज़ाहिर है वो किसी पे जबर नहीं कर रहे, वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप एहतिजाज के तौर पर ये दिखाने के लिए कि आपके का वोट चोरी किया गया था 8 फरवरी को, आप घरों से ना निकलें। लेकिन देखिए कि ये इन लोगों की गाड़ियों के साथ क्या किया है। आपको याद होगा वो गुल्लू भट्ट वाला सीन, जिसमें एक शख्स पाकिस्तान नमरूद लीग का था, वो बेचारा खैर अब तो दुनिया से चला गया, उसके बारे में क्या बात करनी। वो बाकायदा डंडे लेके गाड़ियां तोड़ रहा था, ये इनके पिछले दौर हुकूमत में। इस दौर हुकूमत में देखिए इन्होंने क्या हरकतें की हैं कि ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के लोग जैसे कि महमूद खान अचकज़ई, अल्लामा राजा नासिर अब्बास, ये लोग अपना काफिला लेकर, और इनकी खता क्या है, सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम लोगों के पास जाकर उनसे उन्हें ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने घरों में रहें, 8 फरवरी को आप बाहर ना निकलें, आप गाड़ियां सड़कों पर ना लाएं। ये एक टोकन होगा, समझे कि एक तरह से आप अलामती तौर पर ये बताएंगे हुकूमत को कि आप इस बात पर खफा हैं, नाराज हैं, आप इस बात पे नाला हैं, आपको ये बात बहुत नागवार गुजरी है कि आपका मैंडेट छीना गया। उन्होंने हरगिज़ ये उन्होंने कहा, बल्कि बहुत उन्होंने जोर दे के कहा कि कोई तशद्दुद नहीं करना, कोई आग नहीं लगानी, कोई जलाओ घिराव नहीं करना, लेकिन आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। महमूद खान अचकज़ई यही कह रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से भी वो अपील कर रहे हैं कि अगर आपको इमरान खान को जेल से बाहर निकालना है तो आपको बाहर निकलना पड़ेगा, आपको कुछ दिखाना पड़ेगा कि आप एहतिजाज कर रहे हैं। देखिए ये नहीं हो सकता कि ए जज्बा दिल घर मैं चाहूँ हर चीज़ मुकाबिल आ जाए, मंजिल के लिए 2 गाम चलूं और सामने मंजिल आ जाए। मंजिल सामने खुद चल के नहीं आएगी 2 गाम चलने से, आपको उसकी तरफ जाना पड़ेगा। महमूद खान अचकज़ई के पैगाम की यही नौइयत है कि आप लोग अपना एहतिजाज रिकॉर्ड कराएं, आप लोगों को बताएं कि आपको इस बात पर गुस्सा है कि आपका मैंडेट चुराया गया है, इसलिए वो ये पैगाम दे रहे हैं लोगों को। लेकिन देखें उसके बदले में ये क्या कर रही है पंजाब हुकूमत, के लोगों के घरों पे छापे मार रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा कि वो एक बेचारा एक शख्स, उसकी 4 बेटियां थीं और वो जाँ बहक हो गया क्योंकि इन्होंने उसके घर पर रेड किया, उसको दिल का दौरा पड़ा। और अब आलिया हमजा तो बाकायदा उसको कह रही हैं कि वो पुलिस का तशद्दुद था, पुलिस ने उस पर तशद्दुद किया और अब उनकी डेड बॉडी भी नहीं दे रहे और पूरे इलाके को घेर लिया। प्लस आपने देखा कि गाड़ियां तोड़ी हैं और इनके वो किया है इन्होंने, सब लोगों को वहाँ पर नमाज तक नहीं पढ़ने देने के लिए जाने दे रहे। अच्छा, इस दौरान एक और चीज़ जो कि उस पर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रहा है उसका, और वो है DHA जो बन रहा है एक और इस्लामाबाद में। अच्छा, अब उसके लिए हो ये रहा है कि वहाँ बहुत बड़े पैमाने पर दरख्त काटे जा रहे हैं। आपके इल्म में है कि जो लोग कराची से या पाकिस्तान के दीगर इलाकों से इस्लामाबाद जाते हैं, जो सबसे पहली चीज़ वो नोटिस करते हैं, जब मैं पहली बार इस्लामाबाद गया तो जो चीज़ सबसे पहली मैंने नोटिस की वो थी वहाँ का सब्ज़ा, यानी इस कदर ग्रीन इस्लामाबाद मुझे लगा कि मुझे शदीद ताज्जुब हो। मैंने कहा यार ऐसा शहर भी हो सकता है दुनिया में, इतना ग्रीन, इतने दरख्त, और वो इस्लामाबाद का खासा है, वो खूबसूरती है। ये तो आप चले, मैं तो फिर पाकिस्तान के ही दूसरे शहर से गया था, और ज़ाहिर है कराची चूँकि कोस्टल सिटी है, वहाँ पर इतनी ज़्यादा हरियाली नहीं है, दरख्त इतने ज़्यादा नहीं लगे हुए। जो पाकिस्तान के बाहर से लोग जाते हैं इस्लामाबाद, वो भी देख के दंग रह जाते हैं कि इतना ज़्यादा उस शहर में इतने दरख्त लगे हुए, इतना खूबसूरत लगता है, इतने दरख्त। अच्छा, अब किया क्या गया, ये बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ पर दरख्त काटे जा रहे हैं, और जो लोग रिपोर्ट कर रहे हैं वो बता रहे हैं कि 1 किलोमीटर से ज़्यादा का रकबा है जिस पर दरख्त जिससे काटे गए। 1 किलोमीटर पर आप अंदाज़ा लगाइए, सैकड़ों नहीं, हज़ारों नहीं, लाखों की तादाद में दरख्त आ सकते हैं, उन्हें काट दिया गया है। और वजह क्या है, DHA, जी हाँ, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी। और डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी किसकी होती है, डिफेंस वालों की जी, जिसके बारे में लोग कहते हैं कि जी पूरा मुल्क ही आपका है, माई बाप। वो कहते हैं कि सियासत भी आपकी, रियासत भी आपकी। वो कहते हैं जी हम रियासत हैं। उन्होंने कहा जी रियासत नहीं है, सियासत भी आप हैं, अदालत भी आप हैं, मईशत भी आप हैं, सब कुछ, खारजा पॉलिसी भी आप है, सभी कुछ आप हैं। तो ज़ाहिर है फिर जो रियल स्टेट है वो भी फिर आप ही हैं। तो ये लोग कहते हैं। अच्छा, लेकिन अब देखिए मेरे कहने से ही नहीं है, जो टाउट हैं, जो बहुत बिल्कुल मुस्तनद किस्म के, जिसे कहना चाहिए बिल्कुल उन पे छाप लगी हुई है, वो भी ये बात अब कर रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा ज़्यादती है कि इतनी बड़ी तादाद में दरख्तों को काटा गया और वो लैंड जो है वो
پہلی بات تو یہ کہ لینڈ ان کی ہے نہیں، ان کی ملکیت نہیں ہے، لیکن وہاں پر DHA بنایا جائے گا اسلام آباد میں، ایک اور پورے ملک میں اتنی بڑی تعداد میں پہلے ہی DHA ہیں. تو اب اعجاز سید یہ کہہ رہے ہیں کہ پورے ملک کو ہی آپ DHA ڈکلیئر کر دیجئے تاکہ پاکستان کا جو نام ہے وہ DHA ہی پڑ جائے. سنیے وہ کیا کہہ رہے ہیں. اور اگین وہ کوئی ہمیشہ سے ہی، وہ تو اس وقت جو ان کا طرز عمل ہے وہ تو پوری طرح سے اس وقت ٹاؤٹ بنے ہوئے، لیکن سنیے وہ کیا کہہ رہے ہیں. بائی دا وے جی میرا خیال ہے کہ یہ پورا ملک ہی جو ہے نا بس وہ ایک ریئل اسٹیٹ بن گیا ہے. لوگوں نے انڈسٹریاں بند کر کے وہ انہوں نے ہاؤسنگ سوسائٹی شروع کر دی ہیں. نہیں فخر، یہ پورا ملک DHA بن گیا ہے. یہ پورا ملک DHA بن گیا ہے. اور یہ کہہ کون رہا ہے؟ اور جو دونوں بیٹھے ہوئے ظاہر ہے وہ دونوں ہی بالکل ہی ٹاؤٹس ہیں. ان کے مطلب سابق صحافی اب انہیں کہہ سکتے ہیں، اس وقت تو ان کی ساکھ بالکل نہیں ہے کیونکہ جس طرح کی وہ رپورٹنگ کرتے ہیں. اینی وے آج کے شو میں بس اتنا ہی. پلیز کل کا شو ضرور دیکھیے گا کیونکہ سہیل آفریدی کے کراچی پہنچنے کے بعد بہت ہی اہم خبریں ہم آپ کے لیے لے کر آئیں گے، شیئر کریں گے. لیکن اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے. پلیز چینل سبسکرائب کیجئے تاکہ اس طرح کی خبریں اور تجزیے آپ کو ملتے رہیں. اور شوکت خانم ہاسپٹل کو ضرور ڈونیٹ کیجئے ان کے لیے تاکہ وہ اپنا مشن، اپنا کاز جاری رکھیں. آج کے شو میں بس اتنا ہی. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خوش رہیے اور باخبر بھی. اللہ حافظ.